पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपी हसीन ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उसने 4 भारतीय सिम पाकिस्तान में सौंपी थी जो सीधा आईएसआई के पास पहुंच गई। आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे कि आईएसआई जासूसी मामले में क्या बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही जानिए अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। इसके बाद बात करेंगे अमेरिका में फंगस के साथ पकड़े गए 2 चीनी साइंटिस्ट के बारे में जो बड़ा चिंता का विषय बन गए हैं। अंत में जानिए कि बेंगलुरु में किसकी वजह से भगदड़ मची और आखिरी में आपके लिए एक स्पेशल न्यूज भी है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, अंश कपूर नाम है मेरा और आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं आईएसआई जासूसी मामले में क्या बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में स्पेशल सेल टीम ने राजस्थान के कासिम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके बड़े भाई हासिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हासिन ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल की गिरफ्तारी में जासूसी के आरोपी हासिन ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। हसीन ने कबूल किया है कि उसने 4 भारतीय सिम खरीद कर पाकिस्तान भेजे थे, जहां पर उसने किसी को यह सिम सौंपी, जिसके बाद यह सिम सीधा आईएसआई के पास पहुंच गई और उन्होंने इस सिम के जरिए भारतीय खुफिया एजेंसी और दूसरे अधिकारियों को हनी ट्रैप करने की कोशिश की। इसके बाद आईएसआई इसी में जुटी रही। पूछताछ में हसीन ने बताया कि उसे पाकिस्तान से निर्देश मिले थे कि वह भारत से अपने स्लीपर सेल को बड़ा करे। इसके लिए वह अधिक से अधिक लोगों को काम पे जोड़ रहा था, जिससे जब भी कोई टास्क मिलता था वह तुरंत उसे करता था। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के निशाने पर हनी ट्रैप के लिए भारत में रिसर्च और सेना से जुड़े लोगों को टारगेट करना बड़ा मकसद था, ताकि खुफिया जानकारी हासिल की जा सके। इसीलिए डीआरडीओ के अधिकारियों को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी। हासिन जब भी पाकिस्तान जाता था तो वह सिर्फ अपने रिश्तेदारों के घर पर ही रुकता था और कभी भी पाकिस्तानी नंबरों का इस्तेमाल नहीं करता था। वो बातचीत के लिए अपने रिश्तेदारों का ही फोन इस्तेमाल करता था। हासिन ने अभी तक ये बताया कि वह 2 से 3 बार पाकिस्तान गया था और उसी बीच वहां से उसे किसी ने संपर्क कर जानकारी जुटाने में लगा दिया। उधर पुलिस ने जांच में बताया कि हासिन के नाम पर जो सिम कार्ड लिए गए थे वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत भी हो रही है। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। अब वक्त तो चला है बताने का बड़ी खबर का कि अयोध्या में पूरे विधि विधान तरीके से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम योगी ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर रामलला से आशीर्वाद लिया। सीएम योगी के हाथ में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। पूरे विधि विधान तरीके से यह प्राण प्रतिष्ठा को करवाया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजा राम के रूप में है। राम मंदिर में प्रथम तल पर अपने राज दरबार में विराजमान हो गए हैं। आपको बता दें आज गंगा दशहरा है और इसी दिन अभिजीत मुहूर्त के प्रमुख में प्राण प्रतिष्ठा करी गई। यह अनंत शुभ मुहूर्त सुबह 11:25 से 11:40 के बीच तक रहा। इस समारोह में बतौर खास अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। खास बात यह है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। अयोध्या में श्री राम अब अकेले नहीं है, उनके साथ मां सीता है, भ्राता लक्ष्मण है, भक्त हनुमान है, भरत है, शत्रुघ्न है और गुरु वशिष्ठ भी विराजमान है। राम मंदिर परिसर में 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम में देवताओं का पूजन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का विशिष्ट पूजन, भोग आरती आदि के कार्यक्रम के साथ संपन्न करवाया गया। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने राम दरबार मंदिर के मुख्य यजमान रहे, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजा राम के दरबार के दर्शन किए। श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व हनुमान जी भी विग्रह में दरबार में शामिल हुए हैं। इसके अलावा परकोटा के 6 देवी देवताओं को मंदिर के भी प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में संपन्न किया गया। राम मंदिर इस समय खूबसूरती से झलक रहा है। रात में राम मंदिर लाइट से क्या खूबसूरत चमकता है, देखने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब समय हो गया है आपको बताने का तीसरी बड़ी खबर का कि अमेरिका में फंगस के साथ पकड़े गए 2 चीनी साइंटिस्ट। पूरा मामला जो है आपको डरा करके रख देगा। चीन के दिमाग में हर दिन कोई ना कोई खुराफात चलती रहती है। कभी वह कोरोना वायरस फैलाता है तो कभी कुछ और करता है। इस बार चीन एग्रो टेररिज्म फैलाने की कोशिश में था, जिसमें वह नाकाम रहा। दरअसल आतंकवाद के जरिए सिर्फ लोगों को ही नहीं मारना चाहता था, बल्कि फसलों के थ्रू भी वह लोगों पर हमला करने की कोशिश में था। कुछ ऐसा ही आतंकवाद का आरोप अमेरिका ने चीन के वैज्ञानिकों पर लगाया है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने मंगलवार 3 जून को 2 चीनी वैज्ञानिकों पर अमेरिका में एक जहरीली फंगस की तस्करी का आरोप लगाया। यह दोनों कपल हैं और दोनों ने उस जहरीली फंगस पर एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने की प्लानिंग की थी। चलिए आखिर आपको बताते हैं उस खतरनाक फंगस के बारे में। फ्यूजेरियम गैमिनेरियम एक खतरनाक तरह का फंगस होता है जो कि मकई, जौ, गेहूं और ओट्स जैसी फसलों पर संक्रमित कर देता है। इसे फ्यूजेरियम हेड ब्लैक या स्कैब नाम से भी जानते हैं।
यह बीमारी बड़ी खतरनाक हो सकती है। इसके जरिए अनाज की पैदावार कम होती है और यह अनाज की गुणवत्ता को भी खराब करने के लिए जाना जाता है। कृषि उद्योग या खाद्य आपूर्ति के प्रभावित करने के लिए इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी से ही एग्रो टेररिज्म करना चाहता था चीन। आसान भाषा में कहें तो जैविक हथियारों के जरिए चीन जो है हमला करने की कोशिश में था। इसके जरिए ना सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है बल्कि गाय से मुर्गे तक, बकरी तक सब पे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। खाद्य आपूर्ति में अपनी भूमिका निभाने वाले जानवरों को भी निशाने पे बनाया जा सकता है। यह एक बड़ा खतरनाक पदार्थ उत्पन्न करता है। इसको खाने में उल्टी, लिवर डैमेज और कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। अब उस खबर का रुख करते हैं जिसने आपको कल से बेचैन कर रखा है। जानिए बेंगलोर में किसकी चूक की वजह से 11 लोगों ने जान गंवा दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐतिहासिक आईपीएल जीत का जश्न मनाने निकले फैंस को बुधवार को दिन में ही मौत का मंजर देखना पड़ा। जो जश्न शहर के लिए गर्व का पल होना चाहिए था, वह बदइंतजामी, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक लापरवाही के चलते एक दिन में दहल उठा। यह त्रासदी में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 75 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही आरसीबी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि टीम चैंपियंस और ट्रॉफी के साथ बेंगलोर लौट रही है और शहर में भव्य विजय जुलूस निकाला जाएगा। यह खबर पूरी तरह से फैल ही नहीं पाई थी कि उतनी देर में फैंस जो है जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होने लगे। लेकिन यह घोषणा पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि इसको किसी भी कार्यक्रम की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। नतीजतन कोई तैयारियां नहीं थी, कोई भीड़ को कंट्रोल करने की भी व्यवस्था नहीं थी। बुधवार दोपहर बेंगलोर पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि शहर में कोई रोड शो नहीं होगा। पुलिस समय रहते हरकत में आ गई और ना जाने कार्यक्रम स्थल पर जुलूस मार्ग पर कोई बंदिशें क्यों नहीं की गई। जैसे ही भीड़ बढ़ी, अफरा तफरी मचने लगी। भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, वो तस्वीर खिंचवाने में बिजी हो गए या एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए नजर आए। भगदड़ में जान गंवाने वाले एक युवक के भाई ने गुस्से में कहा कि आरसीबी ने शहर को जश्न का मौका दिया, लेकिन नेताओं और पुलिस ने उसे मातम में बदल दिया। शर्म की बात यह है कि बेंगलोर में 1 किलोमीटर की विजय यात्रा भी नहीं संभाली गई। दोपहर तक यह भी स्पष्ट नहीं था कि विजय यात्रा होगी या नहीं होगी। अधिकारियों ने दोपहर 2 बजे तक बताया कि विधानसभा और स्टेडियम पर तैनात रहेंगे लोग, पर भीड़ इकट्ठा होने की चुनौती रहेगी। स्टेडियम के बाहर जो नजारा दोपहर में था वो काफी डरावने वाला था। फैंस गेट पर जमा थे, लेकिन अधिकांश गेट बंद थे। गलत गेट नंबर की वजह से अफरा तफरी फैलने लगी और इसी अफरा तफरी की वजह से लोग एकजुट होते गए, भीड़ बढ़ती गई। नतीजा, बैरिकेडिंग टूट गई, लोहे का ग्रिल गिर गया और जो लोग गिरे वो उठ नहीं पाए। इसमें कई लोग घायल हो गए, 11 लोगों ने जान गंवा दी और 75 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अब समय हो चला है आपको एक खास खबर बताने का, जिसका वादा हमने आपसे शुरुआत में करा था। हम आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने बांके बिहारी के मुख्य अंग सेवक अनंत गोस्वामी जी से बात करी है। बांके बिहारी कॉरिडोर के बारे में भी बात करी है। बांके बिहारी जी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उस बारे में भी बात हुई है। वो सेगमेंट भी जाकर के जरूर देखिएगा और तमाम ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी भानु।